कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास। दोनों ने थियरी जो है वो संज्ञानात्मक विकास की ही दी है, चाहे वो पियाजे हो चाहे वो वाइगॉस्की हो। कोहलबर्ग की नैतिक विकास की थियरी है वो डिफरेंट हो जाएगा आपका मॉरलिटी, ठीक है, वो सोशल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। ये दोनों कॉग्निटिव यानी हमारे संज्ञानात्मक विकास से जुड़े हुए हैं। संज्ञानात्मक विकास क्या है? हमारा बौद्धिक विकास, हमारी बुद्धि का विकास, हमारी मेंटल स्किल्स यानी मानसिक क्षमताओं का विकास, हमारा सोचना समझना तर्क करना पूछना, मतलब जितनी भी चीजें दिमाग से होती हैं, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, अटेंशन, मेमोरी, परसेप्शन, जो भी काम आप दिमाग से कर सकते हैं वो सब जो है संज्ञान के अंदर आता है, जिसके बारे में पियाजे ने एक थियरी दी है और जिसके बारे में वाइगॉस्की ने एक थियरी दी है। पियाजे की अगर हम बात करें तो इन्होंने स्टेजेस और एलिमेंट्स पे बात की है, वाइगॉस्की ने कोई भी स्टेजेस नहीं दी हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है कि वाइगॉस्की क्या कहते हैं, विकास को कॉन्टिन्यूअस यानी सतत मानते हैं। सीटेट में पहली बार पूछा गया, हालांकि हम ये पहले से ही डिस्कस करते थे। तो वाइगॉस्की क्या है? कॉन्टिन्यूअस मानते हैं वाइगॉस्की डेवलपमेंट को, पियाजे डिसकॉन्टिन्यूअस मानते हैं। ये सबसे पहली बात हुई, ठीक। पियाजे की थियरी का नाम ही पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, यानी पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। एक नंबर में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है। और जो वाइगॉस्की की थियरी का नाम है वो संज्ञानात्मक विकास नहीं है, बट इन्होंने बात संज्ञानात्मक विकास की ही की है। इनकी थियरी का नाम है सोशियो कल्चरल अप्रोच, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या परिपेक्ष। लेकिन आपको याद रखना है कि थियरी किसकी है? संज्ञानात्मक विकास की है। स्टार्ट करते हैं पियाजे से। और पियाजे जो हैं बहुत फेमस हैं आप लोगों के बीच, है ना। कई लोगों ने तो पेजेस बनाए हुए हैं, कमेंट्स में कई लोग कमेंट करते हैं पियाजे चचा स्विट्जरलैंड वाले। तो ये स्विस मनोवैज्ञानिक थे। मनोवैज्ञानिक क्या, ये साइकोलॉजिस्ट भी थे, बायोलॉजिस्ट भी थे। इन्होंने इंटेलिजेंस पे भी काम किया, एल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन जैसे लोगों के साथ। बहुत डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने काम किया। अपने आप में एक प्रोडिजी जिसको हम बोलते हैं, बहुत ही कम उम्र में पीएचडी वीएचडी पेपर इन्होंने पब्लिश किए। तो खतरनाक इंसान हम कह सकते हैं। अब तो ऐसे लोग खैर मर के भी नहीं मरते हैं, मतलब जीवित ही मानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं संज्ञानात्मक विकास पियाजे। मतलब 15-16 साल में इनके पेपर और दुनिया भर की चीजें पब्लिश हो गई थी। पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट या पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, बात कोई दिक्कत नहीं है। कोई कह रहा है अगर आपके सिर्फ नोट्स ही पढ़ रहे हैं तो 110 आ जाए, अभी तो और भी नोट्स और बाकी हैं, तो सोचो क्या होने वाला है। अभी धीरे धीरे चीजें बढ़िया बनेंगी, देखिएगा बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सुकून से चलेंगे। क्योंकि मैं इनडेप्थ इसीलिए लेकर के चल रही हूं क्योंकि अभी पेपर कॉन्सेप्चुअल है। आप 10 चीजें एक एक बार पढ़ें, इससे ज्यादा जरूरी है कि आप एक चीज कम से कम भी 10 बार रिवाइज करें। पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे के द्वारा दिया गया। संज्ञान का मतलब सिंपल है, थिंकिंग, रीजनिंग, जितनी भी चीजें दिमाग से होती हैं। कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट, आपके संप्रत्ययों का विकास। संप्रत्यय कहां? हाथों में बन रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कर्णम मलेश्वरी के बारे में बताइए, तो ये एक तरह का कॉन्सेप्ट है जो आपके दिमाग में है, आपके स्कीमा में होगा, कहीं ना कहीं आपके ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में होगा, ब्रेन के एग्जिस्टिंग नॉलेज में कहीं पे रखा हुआ होगा। तो कॉन्सेप्ट कहां बनेगा? हाथों में नहीं, दिमाग में, ठीक। तो कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट भी, संप्रत्ययों का निर्माण कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर ही आता है। लैंग्वेज भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर ही आती है। दूसरे शब्दों में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस किसने दी हैं, यानी बौद्धिक विकास के 4 चरण किसके द्वारा दिए गए हैं? सिंपल आंसर है पियाजे के द्वारा। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी? पियाजे क्या थे? एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है बट आपको पता होना चाहिए कि भैया एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। और इनको जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट भी कहा जाता है, यानी एक एपिस्टेमोलॉजी होती है फिलॉसफी की एक ब्रांच कि नॉलेज कैसे बनती है, उस पे वो ज्ञान मीमांसा कहते हैं जिसको हम। तो इन्होंने कहा जेनेटिक्स के थ्रू हम नॉलेज या ब्रेन को डेवलप कर रहे हैं कहीं ना कहीं, यानी हेरिडिटी को बहुत ज्यादा महत्व दिया है ना। हेरिडिटी मतलब हमारी बायोलॉजी, हमारी जैविकता, हमारी आनुवांशिकता के जो जीन्स हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो ट्रांसफर हो रहे हैं, वो हमारे संज्ञान के विकास या हमारे विकास में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। जबकि वाइगॉस्की ने आपके जेनेटिक्स को या हेरिडिटी को उतना महत्वपूर्ण, बायोलॉजी को एक तरह से इग्नोर कर दिया गया। ये उनका एक क्रिटिसिज्म भी है, ठीक है। चीजें कनेक्ट करते हुए पढ़ना है, अदरवाइज तो आप रट्टे लगाते रह जाएंगे और रट्टे से पेपर में बहुत मुश्किल से क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, ठीक है। समझते हैं। अगर हम बात करें कि बच्चों को क्या कहा इन्होंने, लिटिल साइंटिस्ट कहा, यानी नन्हे वैज्ञानिक हैं बच्चे। वैज्ञानिक क्या करते हैं? बहुत क्यूरियस होते हैं हर चीज को लेकर के, जो भी चीजें उनके एनवायरमेंट में हो रही होती हैं, जिस भी प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर रहे होते हैं, बहुत जिज्ञासु होते हैं, क्वेश्चनिंग माइंडसेट होता है, इंक्वायरी करते हैं,
एक्सप्लोरर्स होते हैं, है ना, डोरा द एक्सप्लोरर नहीं, नॉर्मल एक्सप्लोरर होते हैं जो अन्वेषण करें, है ना, जो खोज करें, डिस्कवरी करें आसपास, ठीक। तो एक्सप्लोर करते हैं बच्चे क्या है, नन्हे वैज्ञानिक हैं, यानी छोटे वैज्ञानिक हैं। उनको आप बॉटल दे दो, उसको भी तोड़ फोड़ के, मुझे याद है बचपन में एक पेन मिला था, ये कहानी शायद मैंने डिटेल में सुनाई हुई है आपको कभी, तो पेन मिला था, तो मैंने वो वैसे टिक टैक वाला पेन था और बड़ा अच्छा पेन था वो, पहली बार अच्छा सुंदर सा पेन मैंने लिया था उस तरह का। और कुछ देर बाद मैंने उसको रेत वेत में और इधर उधर खोल खाल के पता नहीं उसका क्या बन गया था, वो चल नहीं पाया था, मुझे दुख हुआ था, लेकिन मेरी डिस्कवरी उस समय पे हो गई होगी। मैं एक लिटिल साइंटिस्ट थी, आप सभी भी रहे होंगे बचपन में, छोटी सी बात है जिसको आप याद रख सकते हैं। तो उन्होंने कहा नन्हे वैज्ञानिक हैं, लिटिल साइंटिस्ट हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक्टिव कंस्ट्रक्टर्स ऑफ नॉलेज हैं, एक्टिव एक्सप्लोरर्स हैं एनवायरमेंट के, सक्रिय निर्माता हैं, यानी वो सक्रिय हैं ना कि निष्क्रिय। पैसिव वर्ड एकदम नेगेटिव है। जो भी बात बच्चे को सेंटर में रख के करेंगे, जैसे कि प्याजे हैं, बच्चे को सेंटर में रखते हैं, कहीं ना कहीं उसकी एक्टिविटीज को सेंटर में रखते हैं, तो पैसिविटी तो दूर दूर तक नहीं रहेगी। बहुत ही ज्यादा नेगेटिव वर्ड है पूरे एग्जाम के लिए आपके। तो निष्क्रिय तो हो नहीं सकते बच्चे के बस बैठे हुए हैं और टीचर कुछ कुछ सुना रहे हैं और नींद आ गई, एक नींद ले ली, खाना खा लिया, लंच कर लिया, साथ में बैठे बैठे क्लास में सब कुछ कर लिया, बस पढ़ नहीं रहे। ऐसा नहीं है, बच्चे क्या है, सक्रिय हैं, वो एक्टिवली इन्वॉल्व हैं क्लासरूम में या दुनिया में। तो वो ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं, वो अपने ज्ञान का निर्माण एक्टिविटी करके कर रहे हैं दुनिया में। इतनी बात क्लियर है हमें। ये छोटी छोटी बातें हैं। एक्टिव कंस्ट्रक्टर्स हो गए, बिल्डर्स ऑफ नॉलेज उनको कहा, ज्ञान के सक्रिय निर्माता। इंग्लिश में, हिंदी में कई शब्द इसको लेकर के हैं, ठीक। छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं फिर से रिपीट करूंगी एक बार, कोई जल्दी नहीं है। प्याजे को अगर अच्छे से समझ लिया, वाइगॉस्की भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। कोलबर्ग तो अपने आप में अलग चीज हो जाती है। तो प्याजे ने, वैसे तो इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट पे भी काम किया था, बट वो थियरी कंप्लीट नहीं थी, तो जनरली पूछी नहीं जाती बहुत बार। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास, इसी को इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कह रहे हैं। एक्टिव एक्सप्लोरर्स हैं एनवायरमेंट के, एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज हैं, लिटिल साइंटिस्ट हैं, ये सब बातें हम मान रहे हैं। और प्याजे क्या है, एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, रचनावादी हैं। तभी तो वो कह रहे हैं ना, बच्चा रचना करके सीखेगा। तो रचना करके कौन कहेगा सीखेगा, जो कंस्ट्रक्टिविज्म में, रचनावाद में विश्वास रखता होगा, है ना। प्याजे क्या है, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। और वाइगॉस्की क्या है, वो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, वो समाज के द्वारा कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। ये बच्चे की इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज के द्वारा, उसकी स्वतंत्र क्रियाओं के द्वारा ज्ञान के सृजन की बात करते हैं। ये डिफरेंस है मेन प्याजे और वाइगॉस्की में। अगर हम कहें तो प्याजे एक कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। 2 मिनट देकर के इसको समझेंगे। एक क्वेश्चन यहां से भी सीधा सीधा आता है, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है। अभी जब आप सीटेट कर लेंगे या कर चुके हैं जितने भी लोग, तो कंस्ट्रक्टिविज्म या स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी एक चैप्टर है। अगर आपने मेरी नोट्स की बुक भी देखी है, अभी आउट ऑफ स्टॉक है, आ जाएगी 1-2 दिन में। तो कंस्ट्रक्टिविज्म आपने अगर देखा है, तो हमने देखा है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं, यानी मनोविज्ञान के बहुत सारे संप्रदाय हैं कि भाई एक स्ट्रक्चरलिज्म हुआ, फिर उसके बाद और तरह तरह की चीजें आई, बिहेवियरिज्म हुआ, व्यवहारवाद। सबकी अपनी विचारधाराएं हैं। हर व्यक्ति होता है जैसे, उसकी अपनी एक विचारधारा होगी, है ना। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग बढ़ जाते हैं कि हम फलाने विंग से हैं, हम ढिकाने विंग से हैं, है ना। ये क्या हुआ, इसी तरह से अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट हैं जो अलग अलग विचारधाराओं में विश्वास रखते हैं। उसी तरह से एक स्कूल है कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद, जो ये मानता है कि ज्ञान का जो निर्माण है, नॉलेज का जो कंस्ट्रक्शन है, वो रचना उसकी हो सकती है, उसको हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एक्टिविटी करके। ये एक मेन थॉट है कंस्ट्रक्टिविज्म का। इसी के बेसिस पे आज का एजुकेशन सिस्टम बहुत हद तक निर्धारित है, आधारित है। अगर मैं कहूं एनसीएफ 2005 की जब आप बात कर रहे हैं, अपने आप में एक डॉक्यूमेंट है। अगर आप एनईपी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये सब हम कल करने वाले हैं, इसकी भी आप बात करेंगे तो ये भी किस पे आधारित है, रचनावाद पर ही आधारित है, क्योंकि ये बच्चे को एक्टिव रखने की बात करता है, ठीक। और इसमें टीचर क्या है, टीचर एक फैसिलिटेटर है। तो ऐसा नहीं कि टीचर का कोई रोल नहीं है प्याजे के अकॉर्डिंग, वो क्या है, एक सुविधा दाता है। जैसे आप एक माली की तरह पौधे का ध्यान रखते हैं, बट पौधे को जबरदस्ती खींच के बड़ा नहीं कर देते। तो आप माहौल बनाने वाले व्यक्ति हैं, जहां जरूरत हो वहां बच्चे के लिए आप अवेलेबल हैं, फैसिलिटेटर एंड सुविधा दाता हैं। ये हम एनसीएफ में और डिटेल में जानेंगे। तो इस कंस्ट्रक्टिविज्म में भी अलग अलग थॉट के लोग हैं। जैसे प्याजे की अगर हम बात करें, ये भी कहते हैं बच्चा रचना करता है, और वाइगॉस्की भी। लेकिन प्याजे कहेंगे ये रेडिकल है इस बात को लेकर के कि बच्चा स्वयं से एक्टिविटी करेगा अपने आसपास और नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा। तो ये क्या हुए, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हो गए, ठीक है, रचनावादी। वहीं वाइगॉस्की क्या है, वो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट या सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी सामाजिक रचनावादी। वो कह रहे हैं समाज की सहायता लेकर के ज्ञान का निर्माण बच्चा करेगा, ऐसा वाइगॉस्की कह रहे हैं। इनको डिटेल में बिल्कुल जड़ से समझने की जरूरत है, अदरवाइज ऊपर ऊपर से अगर आप लाइन बाय लाइन रट लेंगे तो फिर फंसेंगे, ठीक। तो
एक बात हमेशा याद रखिएगा, पियाजे उल्टा नहीं कहते हर बात जो वाइगॉस्की कहते हैं, और जो वाइगॉस्की कहते हैं जो भी पियाजे कह रहे हैं उसका उल्टा वाइगॉस्की नहीं कह रहे हैं। कई लोग क्या करते हैं, इस चीज को रट लेते हैं दिमाग में, और कई टीचर्स भी ऐसा बता देते हैं। तो ये एक दूसरे के दुश्मन नहीं है कि जो पियाजे ने कहा है उसका उल्टा कहा होगा वाइगॉस्की ने। जैसे एक थॉट चलता है कि पहले थॉट आया या लैंग्वेज आई, यानी पहले विचार आई या विचार आया या भाषा आई। तो ऐसा मानते हैं पियाजे कि भाई पहले विचार आया। इसका ऑपोजिट वाइगॉस्की बिल्कुल भी नहीं कहते हैं। वो ये नहीं कह रहे कि पहले लैंग्वेज आ गई बाद में विचार आया है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जब आप पियाजे और वाइगॉस्की के बीच में अंतर ढूंढ रहे हो या उनको काट ढूंढ रहे हो, एक दूसरे की डिफरेंसेस ढूंढ रहे हो, तो बहुत सारी चीजें इनमें कॉमन हैं, बहुत ही लिमिटेड चीजें हैं जो डिफरेंट हैं। तो उस पर अभी हम आएंगे, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी बात हो गई, और इसमें बच्चा जो है एक्टिव ही रहेगा कंस्ट्रक्टिविज्म में। इनके अलावा ब्रूनर भी एक व्यक्ति हैं जो क्या है, सक्रिय मान रहे हैं बच्चों को, या वो भी कंस्ट्रक्टिविज्म की बात कर देंगे, ठीक है। चलिए समझते हैं आगे की कहानी। तो पियाजे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हो गए। अपने संज्ञान का निर्माण बच्चा एक्टिविटी करके करेगा। ये सिद्धांत हमें क्या बताता है कि जो मानसिक संज्ञानात्मक संरचना है, जो हमारा मेंटल स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जिसके साथ आप पैदा हुए हैं, एक तरह से स्कीमा भी कह देते हैं इनको, कि हमारे ब्रेन में कुछ मानसिक संरचनाएं बनी हुई हैं जिसके साथ हम जन्म भी ले रहे हैं। आप देखते हैं बच्चा पैदा हुआ है, उसको आप छोटा सा बच्चा 3 महीने का भी आसपास आप कभी देखिएगा, आप उसको अपनी फिंगर भी देंगे वो ऐसे पकड़ लेगा, छोड़ना उसको हो सकता है ना आता हो। यानी ग्रास्पिंग जैसा जो स्कीमा है या कुछ सर्वाइवल स्कीमास हमारे ब्रेन में होते हैं जब हम जन्म लेते हैं तब से ही। या फिर सकिंग की अगर हम बात कर रहे हैं कि बच्चे को आप दूध पिलाना, ऐसे थोड़ी ट्रेनिंग दी है आपने कि दूध कैसे पीना है, आपने थोड़ा बहुत उसको बस हल्का सा मूव किया और वो दूध पीना सीख जाता है, बचपन से फीड करना सीख जाता है। तो कुछ स्कीमा सर्वाइवल के लिए हमारे ब्रेन में पहले से होते हैं, हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स में कहीं ना कहीं होते हैं। स्कीमा क्या है? ये सिंपल मानसिक संरचना है, संज्ञानात्मक संरचनाएं हैं, एग्जिस्टिंग नॉलेज है जो ब्रेन में आपकी संरचना बनी हुई है। आप मुझे पहचान पा रहे हैं क्योंकि आपके ब्रेन में एक स्कीमा है मुझे लेकर के, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी? 15 साल की उम्र तक अधिकतम विकास जो है संज्ञानात्मक पक्ष में हो जाएगा, ऐसा पियाजे कह रहे हैं। इनकी जो स्टेजेस हैं वो जन्म से शुरू होकर के 15 साल पे खत्म हो जाती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि 15 साल के बाद विकास होना बंद हो गया, लेकिन ये 15 साल तक की ही उम्र का विश्लेषण दे रहे हैं। और जो सिलेबस है आपका, ज्यादातर चीजें इन पे आधारित है। आप देखते हैं कि एज के अकॉर्डिंग सिलेबस डिजाइन होता है। ऐसा तो नहीं है कि 7th क्लास का बच्चा है तो आपको पता होता है कि यार इस उम्र का बच्चा होगा, कहीं 14 साल के आसपास, 12 साल के आसपास, 13 साल के आसपास का बच्चा होगा, तो उसकी जो मेंटल एबिलिटीज होंगी उसके हिसाब से आपको एनसीईआरटीज में भी एग्जांपल्स मिलते हैं, उसकी एज को ध्यान में रख करके बनाई जा रही हैं किताबें। तो एज को ये महत्वपूर्ण मानते हैं, हेरिडिटी को ये महत्वपूर्ण मानते हैं, ठीक। और 15 साल तक मैक्सिमम डेवलपमेंट यहां पे हो जाएगा। अब क्योंकि इन्होंने स्टेजेस में तोड़ दिया है विकास को, इसीलिए कि भाई 4 स्टेजेस मान लीजिए दी हैं, 4 स्टेजेस इन्होंने दी हैं, तो पहली स्टेज में इतना विकास, ये क्षमताएं आ गई, उससे ऊपर थोड़ा और हुआ, फिर और हुआ, और मैक्सिमम डेवलपमेंट आपका 15 साल तक हो गया संज्ञान का। उसके बाद तो आप डेवलप करते रहेंगे। इसीलिए इन्होंने विकास को अनिरंतर यानी डिसकंटिन्यूअस बताया है। जो व्यक्ति स्टेजेस की बात करेगा, जो व्यक्ति चरणों में बांट करके विकास की बात करेगा, वो कहीं ना कहीं डिसकंटिन्यूअस तो मान ही रहा होगा। जनरली हम क्या पढ़ते हैं, डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, यानी सतत प्रक्रिया है। लेकिन जब हम बात पियाजे की कर रहे हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है आपका मनोविज्ञान है या बाल विकास है, ये मैथ्स नहीं है कि 2+2 हमेशा 4 ही होगा, है ना। तो ये डिसकंटिन्यूअस कैसे होगा? कॉन्टिन्यूअस भी है डेवलपमेंट, डिसकंटिन्यूअस भी है। ज्यादातर जो लोग हैं वो ये मानेंगे कि विकास एक कॉन्टिन्यूअस प्रक्रिया है, लेकिन जब हम पियाजे की बात कर रहे हैं तो इन्होंने डिसकंटिन्यूअस माना। क्यों? क्योंकि स्टेजेस में तोड़ तोड़ के बात कर रहे हैं कि इस स्टेज में इतना, फिर इसमें इतना, फिर इसमें इतना, यानी असतत है जो विकास की प्रक्रिया है पियाजे के अनुसार। इसका उल्टा है, वाइगॉस्की कहते हैं कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि उन्होंने किसी एज या स्टेज की बात नहीं की है, ठीक। कलेक्टिव मोनोलॉग नाम की एक चीज है, 3 से 5 वर्ष में आती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। अभी आप आगे पढ़ेंगे, इस पे क्वेश्चन इस बार पूछा हुआ है। सामूहिक एकालाप, यानी सारे बच्चे आपस में बैठे हुए हैं और सब कुछ बातें कर रहे हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, बट सब बोल रहे हैं एक साथ। जैसे पूरा स्कूल मान लीजिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4 गा रहा हो, तो वो कलेक्टिव मोनोलॉग है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा लेकिन आवाज सबकी आ रही है। पियाजे की अगर हम बात करें, इन्होंने 4 स्टेजेस दी ही है। उससे पहले इन्होंने 4 एलिमेंट्स दिए हैं, जिसको कई लोग मिस कर जाते हैं, उस चक्कर में फिर ये थियरी कंप्लीट समझ में नहीं आ पाती, ठीक। 4 एलिमेंट्स दिए हैं इन्होंने डेवलपमेंट के। ये 4 स्टेजेस या 4 चरण नहीं है, ये 4 तत्व हैं जिनको महत्वपूर्ण माना पियाजे ने। क्या है ये तत्व हैं जो संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? MESE ये एक निमोनिक है, शॉर्टकट्स हैं जो हमने छोटी छोटी ट्रिक्स लगभग हर एक थियरी के लिए बनाई हुई हैं। और अभी
यूट्यूब की दुनिया में या ऑफलाइन में भी ऐसा होता है, बहुत बार लोग आते हैं मीटअप वगैरह में, बहुत भरपूर यूज इसका लोग करते हैं। कई लोग क्रेडिट देते हैं लेट्स लर्न को या मुझे, या कई लोग नहीं भी देते हैं, बट हाउ डज इट मैटर, अगर आपका फायदा हो रहा है, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं। ठीक, तो ये MESE की जब हम बात कर रहे हैं, यानी ये क्या है, 4 तत्व हैं। फर्स्ट M, जिसका मतलब है मैचुरेशन यानी परिपक्वता, इसको दूसरे शब्दों में हेरिडिटी या जेनेटिक्स कह सकते हैं, कि विकास की जो प्रक्रिया है वो हेरिडिटी से, आपके अंदर कुछ क्षमताएं हैं, एक मेच्योरिटी आ रही है। परिपक्वता का मतलब ही है एक प्रक्रिया जो हाईली रिलेटेड है आपकी हेरिडिटी से या बायोलॉजिकल प्रोसेस से, कि आपकी टांगें तो जन्म से थी लेकिन उनमें चलने की जो क्षमता आई वो मेच्योरिटी के साथ आई। तो ये हेरिडिटी से जुड़ी हुई एक प्रक्रिया है, हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी माना जाता है परिपक्वता को, जो एज के साथ आती हैं कुछ चीजें, और इसी हिसाब से हम सिलेबस वगैरह डिजाइन करते हैं, करिकुलम आपका डिजाइन होता है। तो ये प्याजे कह रहे हैं कि परिपक्वता यानी हेरिडिटी या जेनेटिकल जो फैक्टर्स हैं, मैचुरेशन है, वो बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे को सिखाने में। आप एक 7 साल के बच्चे को 17 साल की उम्र की चीजें अगर सिखाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि वो ना सीख पाए। ठीक, E फॉर एक्सपीरियंस, आप साइकिल चलाने के लिए भी पहले देखते हैं ना कि बच्चे के वो पैर हाथ उतने परिपक्व हुए कि नहीं हुए, इसी तरह से ब्रेन भी आपका टाइम के साथ परिपक्व होता है। E फॉर एक्सपीरियंस यानी अनुभव, आपको जो दुनिया में अनुभव मिलेगा वो भी आपके संज्ञान को, आपकी बुद्धि को बेहतर बनाने में सहायक होगा। इस अनुभव का दूसरा नाम एक्टिविटी है। कई बार पेपर में एक्टिविटी लिख देगा, कई बार पेपर में आपका एक्सपीरियंस लिख देगा। ठीक है, इतनी बात, या कोई दिक्कत परेशानी है? हाँ ठीक है। सुमित क्या कह रहे हो? सितंबर वाला बैच, सुमित अगर सितंबर तक कोई बैच लिया है पेडागोजी स्पेशल या कुछ भी, तो उसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज होगी वो डलवा दिया जाएगा, उससे पहले वाले बैचेस में ऐसा नहीं हो पाएगा। चलिए, अगर हम बात करते हैं S की, तो सोशल एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन, यानी प्याजी ये नहीं कह रहे हैं कि समाज बिल्कुल खराब चीज है बच्चे के विकास में, ये कह रहे हैं आप दुनिया में इंटरेक्ट तो कर ही रहे हैं, अंतःक्रिया तो कर ही रहे हैं और अपनी समझ बना रहे हैं, ऐसा नहीं दूसरों की समझ को भर ले रहे हैं अपने अंदर। तो ये हुआ सोशल इंटरेक्शन। फिर आती है एक चीज इक्विलिब्रेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सारा जो टेंशन है आपका कि अडेप्टेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एसिमिलेशन क्या है, एकोमोडेशन क्या है, वो इसी से जुड़ा हुआ है। इक्विलिब्रेशन है संतुलन की प्रक्रिया, यानी हम अपने दिमाग में एक संतुलन क्रिएट करते हैं जब हम अपने संज्ञान, अपने कॉग्निशन को डेवलप करते हैं। हमारे दिमाग में जो है और दुनिया में जो है वो बैलेंस में है कि नहीं है, अदरवाइज तो हम क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, दिमाग में विस्फोट हो जाएगा अगर इक्विलिब्रेशन नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है हमेशा इक्विलिब्रेशन बना रहता है, बट इस प्रक्रिया को हम चलाते रहते हैं। तो ये चौथा महत्वपूर्ण फैक्टर है प्याजे की 4 तत्व के अनुसार या 4 एलिमेंट्स में। कई बार इसमें क्वेश्चन आता है कि इन 4 एलिमेंट्स में क्या शामिल नहीं होता, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ लैंग्वेज शामिल नहीं है। क्या नहीं है? भाषा, यहाँ कोई भी एक फैक्टर नहीं है। अगर हम देखें, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि भाषा को प्याजे ने ये कह दिया कि ये तो किसी काम की नहीं है, बट इन फैक्टर्स में शामिल नहीं है, महत्वपूर्ण है, लेकिन इन 4 फैक्टर्स में नहीं आती। अलग से इसको महत्व नहीं दिया गया, लेकिन नकारा भी नहीं गया। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर पूछ लिया जाए तो हाँ भाई लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन 4 एलिमेंट्स में लैंग्वेज नहीं आती। ईगो सेंट्रिक स्पीच की बात की है, उस पर आएंगे। तो ये 4 फैक्टर्स हैं, MESE, मैचुरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन और इक्विलिब्रेशन। अब इस इक्विलिब्रेशन, ये जो 4th पॉइंट था, इसके अंदर आते हैं कुछ पॉइंट्स। इक्विलिब्रेशन यानी संतुलन की जो प्रक्रिया है, उसके अंदर ये आपका पूरी कहानी आएगी कि जो संतुलन है उसमें 2 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं। एक होती है अडेप्टेशन, यानी जिसको हम अनुकूलन कहते हैं, कि आप जिस एनवायरमेंट में हैं उसके साथ आप अडेप्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सर्दियां आ गई हैं, अगर आप खाना उस हिसाब से नहीं खाएंगे, कपड़े उस हिसाब से नहीं पहनेंगे, तो क्या होगा? टाटा बाय बाय, फिनिश हो जाएंगे, निकल जाएंगे इन्हीं सर्दियों में। तो ये क्या हुआ कि आप अडेप्ट नहीं कर पाए। हंसने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, है ना? तो आप अडेप्ट नहीं कर पाए। और जैसे हमारी निशा है, अब देखो एकदम ऐसे रजाई वजाई ओढ़ के बैठती है क्लास में, अब तो एसी वैसी बंद कर दिया हमने। तो ये क्या हुआ? अडेप्टेशन यानी अनुकूलन। आप एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करते हैं। आपकी जो क्षमता है एनवायरमेंट के, योर एबिलिटी टू एडजस्ट और अडेप्ट इन एन एनवायरमेंट, कि आप ढल पाए उस माहौल में, ऐसे ही आपका ब्रेन काम करता है। तो एक तो प्रक्रिया इसमें ये शामिल हुई। दूसरी प्रक्रिया क्या है? ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। संगठन क्या है? आपके ब्रेन में ये जो स्कीमा है, अभी हम जिसकी बात कर रहे थे, 1 मिनट देकर के इसको अलग से भी समझ लेंगे। स्कीमा को स्कीमा ही कहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, फारसी, जो भी आप समझ में ज्यादा बेहतर रखते हो जिसकी समझ। ठीक, तो ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी एक संगठन है, कुछ समूह बना हुआ होगा किसी चीज का, कुछ वहां पे अलग अलग पॉकेट्स बनी हुई होंगी, इंफॉर्मेशन के कुछ
कैटेगरीज बनी हुई होंगी अगर मैं कहूं। ठीक है बात, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इस बात को समझने में। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलिए क्या कह रहे हैं आप लोग? अभी तक तो केवीएस को लेकर के डाउट ही खत्म नहीं हो रहे हैं आप लोगों के। अभी प्लीज ये पढ़ लीजिए, फिर कर लेंगे उस बात, एक वीडियो में अलग से चर्चा कर लेंगे। तो अडेप्टेशन क्या है? एक प्रक्रिया है, और ऑर्गेनाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हमारा ब्रेन बैलेंस में आ पाता है, या वो एक संतुलन क्रिएट कर पाता है, इक्विलिब्रेशन जिसको हम कह रहे हैं। ठीक है, अब ये अडेप्टेशन की प्रक्रिया यानी हम एनवायरमेंट में कैसे एडजस्ट करते हैं, इसमें दो चीजें लगती हैं। एक है एसिमिलेशन और दूसरी एक प्रोसेस इसके अंदर आती है एकोमोडेशन। इसके माध्यम से हम अपने एनवायरमेंट में क्या कर पाते हैं? अडेप्ट कर पाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एक सिंपल सी प्रक्रिया है कि जो भी आपके ब्रेन में इंफॉर्मेशन है उसको कितने अच्छे से आपने कैटेगरीज में विभाजित करके अपने स्कीमा में कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा है। कि कंस्ट्रक्टिविज्म में आपने दो लोग पढ़े हैं, पियाजे और वाइगॉस्की, सीडीपी में ये पढ़ा है, ये थियरी से ये रिलेटेड है, आपने ऑर्गेनाइज करके अपने स्कीमा में रखा हुआ है। अदरवाइज फिर क्या होगा? कंफ्यूज हो जाएंगे। आप किसी व्यक्ति को देखेंगे और कहें अरे यार ये तो मैंने कहीं देखा देखा सा लग रहा है, मतलब ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं हुआ। अगर देखा हुआ है पहले से और फिर भी नहीं पहचान पा रहे तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज करने में दिक्कत हुई होगी। ठीक, अगर हम स्कीमा की बात करें, एक मिनट लेकर के, क्योंकि टू द पॉइंट स्कीमा पे भी एक एक क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है। स्कीमा, स्कीम्स भी कह दिया जाता है, स्कीम्स बेसिकली छोटे छोटे पार्ट्स हैं इसमें। स्कीमा की जब हम बात कर रहे हैं तो ये आपके ब्रेन का जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो भी आपकी आज की वर्तमान समझ है या ज्ञान है, इसको आप प्रीवियस नॉलेज भी कह सकते हैं। कि जो भी आपका पूर्व ज्ञान आपके ब्रेन में एग्जिस्ट करता है, प्रीवियस नॉलेज, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, कई शब्द बदल के आपको पेपर में देखने को मिलता है। यानी स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज बोले तो ज्ञान की संरचना, ज्ञान की संरचना। इसका सिंपल मतलब स्कीमा का यहां ये हुआ कि आपका ये ब्रेन है, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि एग्जिस्ट करती हैं, एडिड है आपके ब्रेन में, स्ट्रक्चर बना हुआ है। दुनिया में मूवीज से लेकर के, लोगों से लेके, पौधों से लेकर के, गानों से लेके, हर चीज अपने आप में ऑर्गेनाइज्ड है इस स्कीमा में। आप कैसे अरिजीत सिंह का गाना सुन रहे हैं और फटाफट से पहचान जाते हैं ये वाला गाना है, धुन से ही। क्यों? उस म्यूजिक से आप क्यों पहचान पा रहे हैं? क्योंकि स्कीमा में, आपके स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज में, आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज में, आपके पूर्व ज्ञान में वो चीज एडिड है, कहीं ना कहीं वो एग्जिस्ट करती है, कहीं ना कहीं पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन बने हुए हैं आपके स्कीमा में। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को लेकर के अगर है तो बताइए। ठीक, आप ये पेन भी पहचान पाते हैं क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं स्कीमा में ऐड होगा, नहीं तो फिर आप ऐड करेंगे, अगर नहीं होगा तो आप ऐड करेंगे। तो इसमें कुछ चीजें ऐड होती रहती हैं, कुछ चेंजेस आते रहते हैं स्कीमा में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और स्कीमा अपडेट होता रहेगा। अपडेट कैसे होगा? उस अडेप्टेशन की प्रक्रिया के द्वारा। और अडेप्टेशन की प्रक्रिया में दो चीजें लगती हैं, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। अब इनको समझेंगे ये क्या है। एक मिनट, देखिएगा। क्या तुमको जाना है? नहीं जाने दिया जाएगा तुमको। कोई कह रहा है क्या रैपिडो से जाओगी? उड़ के चले जाओ, एक हवाई जहाज मंगवा लो, 200 कदम चलने की क्या आवश्यकता है? देखिएगा, अगर हम बात करें एसिमिलेशन और एकोमोडेशन की, तो ये दो प्रक्रियाएं जो अडेप्टेशन में आती हैं। समझते हैं एसिमिलेशन और एकोमोडेशन कैसे काम करती हैं। जनरली एक शब्द में समझने के लिए, बस आपको ट्रिक की तरह याद रखने के लिए, कुछ जब आप नया ऐड कर रहे हैं एग्जिस्टिंग स्कीमा में तो वो आत्मसातीकरण, जब आप मॉडिफाई कर रहे हैं, कुछ मैनिपुलेट कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, तो वो एकोमोडेशन यानी समायोजन कह देते हैं। फिर भी इसके एग्जाम्पल्स लेकर के समझते हैं। ये है आपकी अडेप्टेशन की प्रक्रिया, जिसमें ये कुछ चीजें हैं जो लगती हैं। मुख्य जो है इसमें एसिमिलेशन और एकोमोडेशन है। बीच की कहानी, ये पूरी एक प्रोसेस है जब जाकर के आपका ब्रेन या आपका स्कीमा अडेप्ट कर पाता है चीजों को, ये इस प्रोसेस से गुजर करके। एसिमिलेशन क्या है? आपने जोड़ा, किसी सूचना को, इंफॉर्मेशन को आपने ऐड किया आपने कुछ अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में, यानी जो आपका वर्तमान स्कीमा है, जो वर्तमान आपका संज्ञान या एक पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन या स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है आपके ब्रेन में, उसमें कुछ आपने ऐड कर लिया। आपने डॉग को देखा और उसको ऐड कर लिया। एरोप्लेन किसी ने बताया, हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन जैसी कुछ चीज होती है जो उड़ती है, आपने ऐड कर लिया। अब एक दिन क्या हुआ, ये एसिमिलेशन है। इक्विलिब्रेशन क्या होगा? अगली बार आपने एरोप्लेन देखा और आपने कहा अरे मम्मी देखो एरोप्लेन, आपने बताया था ना पिछली बार,
कि हाँ बेटा ठीक है, एकदम एरोप्लेन है, संतुलन में है आपका ब्रेन, कि जो आपने एसिमुलेट किया था, जो ऐड किया था किसी इंफॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग स्कीमा में, जो ऐड किया था वो बैलेंस में है। यानी जो आपने दुनिया में बाहर देखा, जो दिमाग में है, दोनों मैच कर गए। वाओ, मतलब बर्ड देखा तो बर्ड कह दिया, आपने क्या देखा, हेलीकॉप्टर देखा तो हाँ कहा कि हाँ ये क्या है, प्लेन है। अब नेक्स्ट टाइम एक नई सिचुएशन आई, ऐसा तो है नहीं जो आपके स्कीमा में वही दुनिया में रहेगा हमेशा, कुछ ना कुछ नई इंफॉर्मेशन आती रहेगी, नई स्थिति आई। अब नई स्थिति जब आई तो यहां पर आपने एक बर्ड को, मान लीजिए आपको एक हेलीकॉप्टर या एक एरोप्लेन के बारे में बताया गया था, तो आप कंफ्यूज कर गए। आपने कहा मम्मी ये एक बर्ड है, या बर्ड को आपने हेलीकॉप्टर कह दिया। ठीक है, ये भी हो सकता है कि ये भी उड़ती है, इसके भी 2 पंख हैं और ये तो उड़ सकती है। अब इस केस में क्या हुआ, ये जो नई सिचुएशन है, अभी तक आप बैलेंस में थे, किसी ने कहा नहीं भाई ये तो क्या है, एक बर्ड है, या ये तो हेलीकॉप्टर है, तुम हेलीकॉप्टर को बर्ड क्यों कह रहे हो। तो ये क्या हुआ, डिसबैलेंस हो गया। आपके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट था कि आपको पता था कि जो उड़ती है चीज जिसके 2 पंख होते हैं उसको बर्ड कहते हैं, अब वो चीज कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में आ गई, असंतुलन में आ गई। अब इसको ठीक करने के लिए आपको एकोमोडेट करना पड़ेगा, अपने स्कीमा में थोड़ा परिवर्तन लाना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, अगर मैं कहूं मॉडिफिकेशन लाना पड़ेगा। देखिए अगर इसको बहुत डिटेल में जाएंगे तो चेंज तो दोनों ही प्रक्रियाओं में होता है, एसिमुलेशन में भी और एकोमोडेशन में भी। लेकिन जो कीवर्ड्स हैं जो आपके काम आते हैं पेपर में, आपने अगर मॉडिफाई किया, आपने अगर मैनिपुलेट किया, आपने अगर चेंज करके एडजस्ट कर लिया अपने ब्रेन में कुछ, तो वो एकोमोडेशन हो गया। अगर आपने एग्जिस्टिंग स्कीम में ही कुछ ऐड कर लिया तो वो एसिमुलेशन हो गया। यानी ऐड करना, एसिमुलेशन, जब आपको एडजस्ट करना पड़े, मॉडिफाई करना पड़े, मैनिपुलेट करना पड़े, तो वो एकोमोडेशन है। इसको एक और उदाहरण से हम समझेंगे। जैसे ये बहुत ही कॉमन, आपको बहुत सारी किताबों में भी मिल जाएगा कि बच्चे को डॉग के बारे में बताया गया, उनके घर में एक डॉग है और उसको बताया गया ये डॉग है, उसके स्कीमा में ऐड हो गया, हाँ डॉग होता है, इसके 2 कान होते हैं, 2 आंखें होती हैं, एक पूंछ होती है, 4 पैर होते हैं। एक दिन छोटा सा कोई डॉग आपने देखा था, अगले दिन आपने कहीं कैट देखी। अब आपके दिमाग में ये चीज एसिमुलेटेड है, आपने अपने स्कीमा में ऐड की हुई है कि ये डॉग है, इक्विलिब्रेशन में है आप। आपके सामने नई सिचुएशन आई, आपने कैट को डॉग बुला दिया क्योंकि वो आपको वैसे ही दिख रही थी, थोड़ी हेल्दी कैट थी, और आपके पास एक छोटा सा डॉगी था, वो वोडाफोन वाला कुत्ता आता था ना पहले, देखा किसने, वो हच होता था जब वोडाफोन के टाइम पे, देखा तुमने? वो नहीं देखा? देखा है, हाँ। तो ऐसा सा एक डॉगी था आपके पास छोटा सा। अब आपने कैट देखी, वो भी हेल्दी थी, मतलब छोटे बच्चे हैं आप, और आपके ब्रेन में कंफ्यूजन आई कि मम्मी देखो ये क्या है, एक डॉग है। लेकिन जैसे ही उसने भौंकना शुरू किया या आवाजें निकालनी शुरू की, कैट तो नहीं भौंकेगी, तो आवाज से आपको पता लगा यार ये तो कुछ गड़बड़ हो गई। और मम्मी ने कहा हाँ बेटा ये डॉग नहीं है। अब इस नई सिचुएशन ने डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट कर दिया, असंतुलन आ गया आपके दिमाग में कि यार ये तो कुछ गड़बड़ हो गई। ठीक, अब ये क्या होगा, आप या तो नया स्कीमा बनाएंगे, या तो आप अब नया स्कीमा क्रिएट करेंगे तो भी आपको एकोमोडेट करना पड़ेगा, या फिर पुराने स्कीमा में परिवर्तन करेंगे, चेंज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे और समझेंगे कि भैया कैट अलग होती है, इसकी आवाज अलग होती है, इसकी कद काठी अलग होती है, इसमें कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो ये क्या हुआ, आपने एकोमोडेट किया, समायोजन किया, चेंज किया, मॉडिफाई किया अपने इंफॉर्मेशन को। ठीक है या नहीं है, बता दीजिए एक बार। बहुत बढ़िया। नींद आ रही थी बट चॉकलेट खाया, ऐसा कह रही हैं सुहाना सेशन देखने के लिए। हाँ, हमारा सेशन थोड़ा सा लेट होता है, ठीक, और ऐप पे भी ये सेशन चल रहे हैं, तो आप लोग जितने यहाँ हैं उतनी संख्या उधर भी होती है, देखिएगा। बहुत बढ़िया। एक्स्ट्रा कमेंट्स में नहीं ले रही हूं, अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। अगर एक लाइन में इसको समझेंगे तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। नोट्स में सब कुछ दिया हुआ है, एक रीडिंग भी कर लेंगे ना तो काम बन जाएगा, एक बार रीड भी कर लेंगे तो काम बन जाएगा, ठीक है ना। देखिए, अगर हम बात करें एसिमुलेशन की, यानी इसको हम कहते हैं आत्मसात करना, यानी जोड़ना, किसी चीज को ऐड करना। एसिमुलेट मतलब ऐड किया, इंफॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग स्कीम में, आपका जो एग्जिस्टिंग वर्तमान स्कीमा है उसमें ऐड किया। अच्छा ठीक है, डॉग को ऐड कर लिया, या ये एरोप्लेन है ऐड कर लिया, क्या कर लिया, डॉग को ऐड कर लिया। ठीक, एकोमोडेशन क्या है, समायोजन, चेंज, मैनिपुलेशन। ठीक, ये है आपका समायोजन। आपने कोई कॉन्फ्लिक्ट आया, उसकी वजह से या तो नया स्कीमा क्रिएट किया या चेंज किया पुराने स्कीमा को। अपने इंफॉर्मेशन में क्या किया, एडजस्टमेंट किया कि भैया ये कैट और डॉग एक जैसे नहीं होते, इनमें कुछ कुछ अंतर पाए जाते हैं, तो आपने अपने स्कीमा में थोड़ा सा एडजस्ट किया जो आपका डॉग का स्कीमा था। मैनिपुलेट करने की जरूरत पड़ी, अगर कुछ चेंज करके उसी में ऐड करने की जरूरत पड़ी कि ये भी एक प्रकार का कुत्ता हो सकता है जो आपको लग रहा हो कि ये एक प्रकार का डॉग नहीं है या ये डॉग नहीं है, कंफ्यूजन भी तो हो सकती है ना कई बार। मॉडिफाई करेंगे आप और तब उसको स्कीमा में
संभाल करके ऑर्गेनाइज करके रखेंगे। सिंपल बात है। इन वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी पेपर बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो अगर आप इससे भी काम आपका 99% सिचुएशंस में चल जाता है कि जब आप एडजस्ट, मैनिपुलेट, मॉडिफिकेशन ये सब चीजों को ध्यान में रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एकोमोडेशन की बात हो रही है जब आपको सिंपल कोई एक्टिविटी करके उसको यूज करने की बात हो रही है। जैसे एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि एक बच्चा है जो दाल चावल मिक्स करके खाना सीख रहा है या सीख रही है, तो क्या है ये? एसिमिलेशन का उदाहरण है, एकोमोडेशन का उदाहरण है? बताओ एक बार फटाफट से। ये एसिमिलेशन का उदाहरण है या एकोमोडेशन का उदाहरण है कि एक बच्ची है जो दाल चावल को मिक्स करके हाथ से खाना सीख रही है? क्या है ये? बताओ बताओ। ये खाना है। कुछ लोगों के लिए सिर्फ खाना है ना? इसीलिए तो सबको पास थोड़ी होना है पेपर में, है ना? कुछ तो होंगे खतरनाक निशा के जैसे, जो वो 5th ऑप्शन में लिख के आएंगे कि ये खाना है, ना ये एसिमिलेशन है ना एकोमोडेशन है, दिस इज खाना ओनली, ये एसिमिलेशन है। ठीक है जी। खैर मजाक से हटके ये क्या हुआ? एसिमिलेशन हुआ कि आपने अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में कुछ ऐड कर लिया कि भैया दाल और चावल को मिक्स करके ऐसे खाते हैं। ये क्या हुआ? ऐड कर लिया। ठीक है, एसिमिलेट कर लिया। ऐसा तो कुछ नहीं किया कि जिसमें पुराने स्कीमा में आपको पहले दाल चावल हाथ से ही खाना पता था, अब आपको किसी ने चॉपस्टिक से खिलाना सिखा दिया, तो वो एकोमोडेट करना हो जाता। उसमें आप थोड़ा सा चेंज ले आते कि भाई इस चीज को हाथ से खा ही नहीं सकते। ठीक है ना? तो ये एसिमिलेशन है। तो जब तक चेंज की या बदलाव की या फिर एडजस्ट करने की या मॉडिफाई करने की, मैनिपुलेट करने की जरूरत ना पड़े, तब तक हम एसिमिलेशन से काम चलाते हैं। सिंपल ऐड किया है तो आप कहेंगे एसिमिलेशन, अगर चेंज हुआ है, कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है तो एकोमोडेशन। सिंपल 2 लाइन में भी इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब आती है पियाजे की वर्ल्ड फेमस 4 स्टेजेस, है ना? नहीं इतना दुखी होने की, अच्छा तुम ये कमेंट पढ़ के हंस रही हो। हाँ, तो ये सब बातें थोड़ा सा लाइट माहौल करने के लिए होती हैं, है ना? किसी को तो बलि का बकरा बनना ही पड़ता है, स्केपगोट, आप लोगों को हंसाने के लिए। खैर छोड़िए। कौन है ये व्यक्ति जो आपस में ही लड़ रहे हैं? हाँ देखिएगा, नाम तो देखो इनके, खतरनाक यूजर नेम। देखिएगा, अगर हम बात करें पियाजे के अनुसार कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस हैं, SPCF, अगेन एक छोटा सा निमोनिक, SPCF यानी सेंसरी मोटर, P फॉर प्री ऑपरेशनल, C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल। इंग्लिश में ही याद रखिएगा, अवॉइड कीजिएगा यहाँ पे हिंदी को, क्योंकि एक एक स्टेज के कई नाम होते हैं। साइकोलॉजी में, पेडागोजी में, चाइल्ड डेवलपमेंट में ये प्रॉब्लम रहती है, इसीलिए मेजरली हम इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, इसको गत्यात्मक अवस्था भी कहते हैं, संवेदी परक भी कहते हैं, और भी इसके 70 तरीके के नाम हैं। ये जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है, पहली स्टेज पियाजे के अकॉर्डिंग। 1 नंबर का क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है कि ये वाली स्टेज किस एज से शुरू होती है या क्या कहानी है। लाइक शेयर करना भूलना नहीं है साथ साथ। फिर आती है दूसरी स्टेज प्री ऑपरेशनल, क्योंकि पी है ना सेकंड नंबर पे, 2 से 7 वर्ष। और आता है थर्ड स्टेज फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। इनका अपने आप में मीनिंग है, एक एक स्टेज में समझेंगे। 7 से 11 वर्ष। ठीक। औपचारिक सक्रिय अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से 15 वर्ष। इनकी एजेस भी दिमाग में होनी चाहिए। और आप देखते हैं 14-15 वर्ष तक बच्चा अपना 8th से निकल जाता है और लगभग सारी क्षमताएं डेवलप हो जाती हैं। ठीक। समझते हैं SPCF की कहानी क्या है। सेंसरी मोटर स्टेज जन्म से 2 वर्ष। ठीक। आपको सारे सवालों के जवाब इसमें मिल जाएंगे सेशन में, जिन भी क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूजन होती होगी। कोई बात नहीं, वो उनको पसंद है। कुछ ना मिले तो एक शादी का टॉपिक उठा लेते हैं कमेंट्स में और इसी से खेलते रहते हैं कुछ लोग, है ना। इनका या तो पेपर क्लियर हो चुका है या इनको करने की इच्छा बची नहीं है। देखिएगा, कुछ लोग ही हैं ऐसे। देखिए, अगर हम बात करें सेंसरी मोटर स्टेज की, यहां हम पियाजे पढ़ रहे हैं, बच्चे का विकास पढ़ रहे हैं। कुछ लोग बस शादी पे ही हटके पड़े हैं। मान लिया यार शादी का मौसम है तो ऐसे करोगे, हैं मौसम है 0 to 2 years सेंसरी मोटर, जिसका एक नाम है गत्यात्मक अवस्था। सेंसरी प्लस मोटर, ये सारी स्टेजेस 2 वर्ड से मिलकर के बनी है। सेंसरी प्लस मोटर। सेंसरी मतलब आपके 5 सेंसेस, आपका टच, फील, सीइंग, ये जो भी हमारे आंखें हैं, जीभ है, हैंड्स हैं, टच है, तो ये सब हमारे 5 सेंसेस हैं, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो ये क्या है? सेंसेस प्लस मोटर एक्टिविटीज, यानी हमारे 5 सेंसेस जो हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, एक परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं, और मोटर एक्टिविटीज यानी फिजिकल एक्टिविटी, चलना फिरना, दौड़ना, भागना, ये सब। इसलिए सेंसरी प्लस मोटर एक्टिविटी हो गया। इंद्रिय गामक भी इसको हम कह रहे हैं, गत्यात्मक भी कह रहे हैं, संवेदी पेशीय भी कह रहे हैं, क्योंकि हमारी जो संवेदना है या जो भी हमारे सेंसेस हैं वो हमें बता रहे हैं क्या कहानी है। जन्म से 2 वर्ष, जिसको इन्फेंसी भी कई लोग कह देते हैं। ठीक है,
ये बहुत बड़ा इसका एक क्वेश्चन आता है। वस्तु स्थायित्व की हर एक स्टेज की अपनी कुछ विशेषताएं हैं जिसकी बात पियाजे करते हैं और पेपर में सीधा टू द पॉइंट आता है। मैं क्वेश्चन अलग से कराऊंगी, जो भी जसमुद्दीन पूछ रहे हैं ना, जैसे मैं क्वेश्चन अलग से कराऊंगी क्योंकि वहां वो लैंग्वेज से खेल जाएगा आपकी। पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग का एक सेशन क्वेश्चंस का भी होगा, डोंट वरी। बहुत सारे क्वेश्चंस है, भर भर के क्वेश्चंस अलग अलग सिचुएशन के, ठीक है। वस्तु स्थायित्व का एक गुण है ऑब्जेक्ट परमानेंस, जो किस स्टेज में आ जाता है? सेंसरी मोटर में ही। लैक किस स्टेज में करेगा? वो भी सेंसरी मोटर है। यानी वस्तु स्थायित्व की कमी किस स्टेज में है? ऑब्जेक्ट परमानेंस में। अचीव कहां हो जाता है? सेंसरी मोटर में ही। कमी कहां है? सेंसरी मोटर में ही। तो शुरुआत में जैसे 8 से 11 महीने के पहले पहले तो ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं आई होती। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है पहले तो ये समझते हैं। वस्तु का स्थायी होना दिमाग में, यानी उसकी मेमोरी उतनी डेवलप नहीं हो पाई कि दिमाग में वस्तु को स्थापित कर सके या स्थायी कर सके। जैसे ये पेन है या कोई खिलौना है जिससे बच्चा खेल रहा हो, उसको आप कहीं छिपा दीजिए बेडशीट के नीचे, वो कई बार भूल जाता है क्योंकि उसके सामने नहीं है चीजें। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा 8 महीने के बाद जाते 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 जाते, और ये चीज प्री ऑपरेशनल तक भी चलती है, ऐसा नहीं खत्म हो जाती है। बट जो गुण है ये अपने आप में सेंसरी मोटर का है। तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, इसका मतलब क्या हुआ? यानी नजर किस से दूर, मतलब दिमाग से भी दूर। बच्चा अगर किसी खिलौने से खेल रहा था, आप ले गए, 2 मिनट के लिए ही मुश्किल से रोएगा, नहीं तो भूल जाएगा। लेकिन जब ऑब्जेक्ट परमानेंस की एबिलिटी आ जाएगी, जब ऑब्जेक्ट परमानेंट हो जाएगा, तो ये आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वर्क नहीं करता, क्योंकि अब माइंड में है, चाहे आंखों के सामने है या नहीं है। ठीक, तो आप क्या कर रहे हैं? अगर किसी चीज को छिपा भी देंगे, मान लीजिए 2 साल का बच्चा है, अब छिपा दीजिए आप, वो ढूंढ लाएगा या रोएगा उस चीज के लिए। इसका मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंट ब्रेन में हो चुका है। आप ये नहीं कर सकते कि उसकी आंखों के सामने से ले जाएं तो वो भूल जाए। ठीक, बचपन में हो जाता है ऐसा, कोई खिलौना से खेले वो और वो हट जाए आप। और इसी वजह से एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, आप याद कीजिए कि बच्चों के सामने ता वाला यूज किया जाता है ना। माताएं या जो भी आसपास के लोग होते हैं, जब बच्चा छोटा होता है, मान लो 6 महीने का है, 8 महीने का है, तो क्या करते हैं? हाथ पे ऐसा हाथ लगाया और हटाएंगे, ता बोलेंगे, और बच्चा खुश हो जाएगा। उसको लगेगा मम्मी अभी गायब हो गई थी और अब हाथ हटा दिए तो आ गई हैं। मतलब जो चीज उसके एग्जैक्ट सामने नहीं है उसको वो ज्यादा याद नहीं रख पाता, लेकिन ऑब्जेक्ट परमानेंस आने से, अचीव होने से वो याद रख पाता है। तो ये ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो कहानी है वो सेंसरी मोटर स्टेज की कहानी है, यानी जन्म से 2 वर्ष की कहानी है। इसमें एक और बात पूछी जाती है कि वो कौन सी स्टेज है जिस अवस्था में बच्चा अपनी आंखों से, अपने हाथों से, अपने कानों से सोचता है। मतलब अपने हैंड्स से, अपनी आईज से और फिजिकल एक्टिविटी करके सोचना, मतलब अपने सेंसेस से सोचना। तो उसकी जो थिंकिंग है, थिंक्स विद आईज, हैंड्स एंड ईयर्स, सेंसरी मोटर, क्योंकि वो सेंसेस आर टीचर्स फॉर हिम और हर। यानी ये मेरी खुद की लाइन है कि बच्चे के लिए जो उसकी इंद्रियां हैं, जो 5 सेंसेस हैं, वही उसके लिए टीचर्स का काम करेंगे, वही उसके लिए उसकी दुनिया की समझ बनाते हैं, है ना। उसकी दुनिया की जो समझ है बच्चे की, जन्म से 2 वर्ष में, वो उसके सेंसेस बना रहे हैं। कुछ तोड़ेगा फोड़ेगा, कहीं टच हुआ, कहीं गर्म है कोई चीज तो हाथ हटा लेगा, तो अपनी समझ अपने 5 सेंसेस के थ्रू डेवलप करता है। तो यही वो अवस्था है जहां बच्चा अपनी आंखों से, अपने हाथों से, अपने कानों से सोचता है। एक और चीज है जो इस स्टेज में आ जाती है, वो है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। इस पे भी चर्चा करेंगे, पेपर में इस बार पूछा और इसको थोड़ा सा ट्वीक कर दिया। ठीक है, तो अगर हम देखें लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, वो भी इसी अवस्था में आ जाता है, जन्म से 2 वर्ष में, सेंसरी मोटर में। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार क्या है? ये बॉटल है, सामने टेबल पे रखी हुई है और बच्चे को लग रहा है कि वो यहां बच्चा है, मान लीजिए क्रॉल करके भी चला जाएगा, उसको एक उद्देश्य मान करके बॉटल को, कि उसके लिए सामने कोई चीज रखी हुई है जो बड़ी ही चमक रही है मान लीजिए, या उसको दिख रहा है कि उसको वो गोल बना सकता है, उस तक पहुंच सकता है, तो वो धीरे धीरे चल के, घिसट घिसट के चल के, क्रॉल करके भी उस तक पहुंच जाएगा, उसको गोल बना लेगा। तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की जो शुरुआत है वो यही हो जाती है। अब गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की शुरुआत यहां हो जाती है, खत्म हो जाएगा क्या प्री ऑपरेशनल में? आज तक खत्म नहीं हो रहा। आप अभी मोटिवेशन में पढ़ रहे हैं, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आप आज भी कर रहे हैं, किसी ना किसी गोल को लेकर के, बस गोल्स चेंज होते रहते हैं, फॉर्म्स चेंज होती रहती हैं, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर तो आप आज भी कर रहे हैं। तो प्री ऑपरेशनल में ये खत्म नहीं हो जाएगा। ऐसा पेपर में 2 बार हुआ है कि जब गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को प्री ऑपरेशनल में काउंट किया है, और ऐसा भी हुआ है कि जब सेंसरी मोटर में काउंट किया है। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। अगर प्री ऑपरेशनल ऑप्शन है और आपको लगता है बाकी कोई ऑप्शन फिट नहीं हो रहा, सेंसरी मोटर है ही नहीं, उस केस में आप इसको नेक्स्ट स्टेज में भी मान सकते हैं, 2 से 7 में। अदरवाइज ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये जन्म से 2 वर्ष का है। ठीक है बात, ये जन्म से 2 वर्ष में ये अवस्था आ गई है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बच्चे को करना आ गया है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो आगे जाके खत्म हो जाएगा। ठीक, आती है बात विलंबित अनुकरण की, यानी डेफर्ड इमिटेशन की।
डेफर्ड इमिटेशन एक चीज है, बच्चे ने देखा पिताजी शेव कर रहे हैं, है ना, 1.5 साल का बच्चा है, पिताजी को शेव करते हुए देखा, माताजी को मेकअप करते हुए देखा, कुछ नहीं, ठीक है, आप चले गए शादी में, जिसको जहां जाना था, बच्चा भी अपना किसी और काम में लग गया। एक दिन आप अचानक आए 4 दिन बाद, और बच्चा एकदम बिल्कुल पेंट होकर के बैठा हुआ है मम्मी के मेकअप में, है ना। निशा को फिर से हंसी आई, ये इनके कर्म हैं जो बोल रहे हैं, है ना। तो उसने लिपस्टिक लगाई हुई है, यहाँ पे काजल लगाया हुआ है लिप्स पे, और वो कुछ का कुछ एकदम भूतिया बन के बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसने इमिटेट तो कर लिया, उसको नकल करनी आती है, अनुकरण आता है, लेकिन डेफर्ड है ये। डेफर्ड मतलब विलंबित, बाद में भी वो याद रख पाएगा, उसको कब रिपीट करना है वो उसकी मर्जी। मतलब इमिटेशन तुरंत नहीं, वो डेफर्ड ब्रेन में रह जाएगा, ठीक। तो वो एकदम कुछ और ही बन के बैठा हुआ है बच्चा, या एक दिन शेविंग करके वो क्रीम व्रीम लगा करके पूरा बैठा हुआ है, या आपको मिल गया कहीं, है ना। तो ये क्या हुआ? डेफर्ड इमिटेशन है ये, ठीक। ये भी इसी अवस्था में जन्म से 2 वर्ष में प्रकट होता है। आगे बढ़ेंगे। प्री ऑपरेशनल स्टेज आपकी 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या कहती है समझते हैं। थोड़ी थोड़ी सी बातें हैं इसमें, हैं तो बहुत सारी, इस स्टेज से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसको पढ़ना छोड़ दीजिएगा अभी के लिए, मैंने नोट्स में दिया हुआ है, जो मैं बोल रही हूं उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक, प्री प्लस ऑपरेशनल। ऑपरेशनल का मतलब यहां लॉजिक से है ना, ऑपरेशन का मतलब यहां एक्टिविटी करने से नहीं है, दौड़ भाग करने से नहीं है, लॉजिक से है, तर्क से पहले की अवस्था प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक। संक्रिया का मतलब क्या हुआ? यहां तर्क से हुआ, कि अभी तर्क से पहले की स्टेज है, अभी तर्क आया नहीं है, अभी आएगा, यानी लॉजिक प्रॉपर आया नहीं है। क्या पढ़ाते हैं हम, दिल से खुश हो जाते हैं आपसे पढ़ के। अरे एंजल, मुझे भी इतना इनकम्प्लीट फील होता है जिस दिन क्लास नहीं होती, मैं क्या बताऊं, जबकि मैं इतनी बार डिस्कशन आपको करा चुकी हूं और इतनी संख्या में आप लोग देख चुके हैं। पेडागोजी की वीडियोस 9 मिलियन चलना कोई छोटी बात नहीं होती थी, तो मैं देखती हूँ, बड़ा मेरे को अचंभा होता है। देखिएगा, अगर हम बात करें तो लॉजिक यानी तर्क, प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष, तर्क से पहले की अवस्था। ऑपरेशन मतलब लॉजिक से पहले की स्टेज, अभी लॉजिक नहीं आया, ठीक। 2 से 7 वर्ष है इसकी एज। पूर्व संक्रियात्मक हिंदी में कह रहे हैं। लेक्स लॉजिक यानी तर्क शक्ति में कमी, लॉजिक में कमी। लेक्स रिवर्सिबिलिटी, सब कुछ लैक ही करता रहता है बेचारा बच्चा। यहां एक चीज होती है, वो होता है सेंट्रेशन का गुण, उस पर अभी आएंगे। लेक्स रिवर्सिबिलिटी यानी प्रतिवर्ती या पलटावी का गुण में भी कमी है, अभी वो पलटावी क्या है, ये बीकर ए है और ये बीकर बी है, या ये बर्तन ए है और ये बर्तन बी है। अब वो ए से बी में अगर सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, मान लीजिए 200 ml है, तो इस 200 ml को अगर मैं इसमें डाल दूं और इसको इसमें डालूं, बराबर नहीं मान पाएगा वो। ये लैक ऑफ डिसेंट्रेशन की वजह से भी होता है। ये आपके रिवर्सिबिलिटी उसको समझ नहीं आती कि फॉर्म चेंज होने पे कैसे काम चलेगा। जैसे बर्फ पानी बन सकती है और पानी बर्फ बन सकता है, यानी आइस जो है आपकी, उसको आप लिक्विड फॉर्म में ला सकते हैं, पानी बना सकते हैं, और पानी से बर्फ बना सकते हैं। दोनों ऑपोजिट हो सकते हैं। जैसे रोटी जब आप बनाते हैं तो आप छोटी सी वो पहले तैयार करेंगे, फिर उसको बड़ी रोटी बना सकते हैं, फिर से उसको छोटा फॉर्म में ला सकते हैं। ये बच्चे को पल्ले नहीं पड़ता इस एज में, ठीक। तो वो क्या है, रिवर्स नहीं कर पाता अपने एक्शंस को। जैसे उसको किसी जगह जाने का रास्ता याद रहेगा, आने के रास्ते में कंफ्यूज हो जाएगा। आपके साथ बचपन में कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा, यदि आपको अपनी बचपन की मेमोरीज हैं तो। भटकी नहीं थी कभी गांव शहर में? भटकी थी ना। तो जाने का रास्ता तो याद रहता है, मुझे भी याद है। और एक कहानी मैंने सुनाई थी बहुत पहले, कई साल पहले। तो जाने का रास्ता आपको याद रहता है, कहीं गांव में मेला लगा हुआ है, कहीं और शहर में कहीं कुछ और लगा हुआ है, और थोड़ी दूर आपको माँ बाप ने भेज दिया, और आपको पता है, हाँ कॉन्फिडेंस में आप कह रहे पहुंच जाएंगे। पहुंच तो गए, आने के लिए लोग चाहिए थे, फिर आपको या नंबर याद करवाया गया था, रटवाया गया था, घर वालों को फोन करवा देना किसी से, नहीं तो उठ के चले जाना, कोई ले जाएगा किडनैप करके। मजाक कर रही हूँ। तो ये क्या हुआ, उसको रिवर्सिबिलिटी की प्रॉब्लम है, वो पलटावी यानी अपने जो एक्शंस हैं उनको पलट करके देखने में उसको दिक्कत होती है। पियाजे के एक्सपेरिमेंट्स में से भी एक एक्सपेरिमेंट है, ये ट्यूब वाला भी, और कि उसको मान लीजिए स्कूल जाने का रास्ता तो पता है, बट वापस कैसे आना है उसमें वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है बात, क्लियर है बात? चलिए, एक और चीज है इस स्टेज में, वो है एनिमिज्म, यानी निर्जीव को सजीव समझता है। यानी इस बॉटल, ये बॉटल अगर उसके पैर पे गिर जाए तो उसको लगेगा बॉटल ने मुझे चोट लगाई है। तो बॉटल के 2 थप्पड़ अगर लगा दे मम्मी तो दिल को तसल्ली आ जाएगी कि हाँ इसको भी चोट हुई लगी होगी, इसको भी दर्द हुआ होगा। जबकि बॉटल क्या है, निर्जीव है ना, इसमें अपनी कोई जान नहीं है, अपनी कोई कुछ फीलिंग्स नहीं है कि इसको कुछ हर्ट नहीं हो रहा, बच्चे को ही हुआ है हर्ट। तो इस पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर आप देखेंगे कि सूरज क्या है, गुस्सा है इसलिए ज्यादा गर्मी है आज, ये क्या हुआ,
ये हो गया एनिमिज्म, कि बच्चों को लग रहा है कि आज तो, और ऐसा कहा भी जाता है ना बचपन में, भाई सूर्यदेव नाराज है आज, बहुत गुस्सा कर रहे हैं, इसलिए बारिश हो रही है क्योंकि मूड है आज बारिश करने का। तो ये क्या हुआ, ये एनिमिज्म है। निर्जीव को सजीव समझना, लिविंग थिंग्स को या नॉन लिविंग थिंग्स को भी लिविंग थिंग्स की तरह देखना। बच्चे बचपन में गिर जाते हैं मिट्टी वगैरह में खेलते हुए, आजकल तो मौका कम ही मिलता है मिट्टी में खेलने का, तो मम्मियां या जो भी आसपास के बड़े लोग होते हैं वो कहते हैं अरे कोई बात नहीं चींटी मर गई, तो उस दिन में खुश है, हाँ चींटी मर गई होंगी, ठीक है ना। तो उसको लग रहा है मिट्टी को भी चोट लगेगी, उसको 2 थप्पड़ लग जाए या कुछ हो जाए, टेबल से चोट लग गई तो उसको माँ बाप 2 थप्पड़ लगा देते हैं, डांट देते हैं, अरे मेरे बच्चे को मारेगी। तो इसमें क्या हुआ, उसको तसल्ली मिल गई, उसको लग रहा है टेबल को भी हाँ चोट लग रही है। तो ये एनिमिज्म है, निर्जीववाद कहते हैं, सजीववाद कहते हैं इसको, कि निर्जीव चीज भी सजीव लगती है उसे। ईगो सेंट्रिज्म, ईगो नहीं है, ये ईगो है, ठीक है। ईगो सेंट्रिज्म बोले तो यानी अहम केंद्रित है बच्चा। अहम केंद्रित मतलब सेल्फ सेंटर्ड है, उसे लगता है इस अवस्था में कि जैसा वो सोचता है वैसा ही पूरी दुनिया सोचती है। अगर उसे डोरेमोन पसंद है तो उसके पिताजी, उसके दादाजी, उसकी दादी, उसके भाई बहन, उसके चाचा, मम्मी, मामा, फूफा, प्राइम मिनिस्टर जी, सबको वही पसंद होगा। है डोरेमोन किसी को ना पसंद हो ऐसा पॉसिबिलिटी ही नहीं है बच्चे के दिमाग में। क्यों? क्योंकि वो है ईगो सेंट्रिक, ठीक है, यानी अहम केंद्रित है बच्चा, ईगो सेंट्रिक है। इसी से एक ईगो सेंट्रिक स्पीच भी निकल के आती है। ईगो सेंट्रिक है, अहम केंद्रित है। अहम का मतलब ये नहीं कि बहुत घमंडी है, उसको पता भी नहीं है घमंड क्या होता है इस एज में, क्योंकि 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। बट हाँ, वो सेल्फ सेंटर्ड है एक तरह से, उसको ये लगता है कि एवरीवन फील्स द सेम और इन द सेम वे एज ही और शी फील्स, यानी जैसा उसको महसूस होता है किसी चीज के बारे में वैसा ही सब महसूस करते हैं। तो उसके लिए उसकी दुनिया में उससे इंपॉर्टेंट कुछ और नहीं है। अगर पिताजी को इस्तीफा देना पड़ गया आज ऑफिस में, कुछ बात हो गई और वो बहुत सीरियस मूड में घर आए हैं, फिर भी वो कहेगा पापा या मम्मी मैंने ये पेंटिंग बनाई है, देखो ना कितनी बढ़िया है। अब उनका मूड अलग ही है, माता जी का मूड अलग ही है, कुछ और ही हुआ है उनके जीवन में, लेकिन ये कह रहा है पहले इस पे ध्यान दो, बाद में पीना पानी, सांस भी बाद में लेना, पहले मेरी पेंटिंग देखो कितनी अच्छी पेंटिंग है। अगर नहीं पसंद आई तो रोने लग जाएगा या गुस्सा करेगा, ऐसा भी हो सकता है। या फिर कोई फेवरेट कार्टून है, मान लीजिए डोरेमोन है, तो उसको लग रहा है ये मेरे भाई का भी फेवरेट होना चाहिए, ये चॉकलेट इसकी भी फेवरेट होनी चाहिए। अगर वो कोई शो देखता है, कोई एक आजकल तो ये भी चलने लगा है यूट्यूब पे, मान लीजिए कोई व्लॉगर है, बच्चे बहुत देखते हैं, और आप कह दीजिए कि ये तो मुझे नहीं पसंद है, ऐसे कैसे नहीं पसंद, उससे बढ़िया तो दुनिया में इंसान नहीं है कोई, है ना। तो ये क्या हुआ, ईगो सेंट्रिज्म है, कि उसको लग रहा है कि मेरे थॉट के अलावा दूसरा थॉट एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये हो सकता है आपको पसंद है, मुझे नहीं है, लेकिन वो अभी अहम केंद्रित, कुछ लोग जमाने भर रह जाते